गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा कोचिंग क्लासेस। स्टूडेंट, जैसे कि यूके ट्रिपल एस सी का जो फॉरेस्टर का एग्जाम है हो चुका है, सभी को वेट है आंसर की का। तो इसके लिए मैं डिटेल्ड वीडियो बना रहा हूँ कि नॉर्मलाइजेशन से रिलेटेड, कि नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा, हार्ड शिफ्ट और इजी शिफ्ट से रिलेटेड, और साथ ही में कि आप किसकी आंसर की कल आने वाली है। तो कंप्लीट वीडियो देखिएगा, आपको कंफर्म सारी चीज़ें हो जाएंगी कि किस तरीके से आपकी कट ऑफ रहेगी, रो मार्क्स का स्कोर क्या रहेगा, हार्ड शिफ्ट, इजी शिफ्ट और नॉर्मलाइजेशन का क्या आधार माना जाएगा। तो मैं सबसे पहले तो उन सभी छात्रों से कहना चाहूँगा कि जो वीडियो को इनकम्प्लीट देखते हैं फिर कमेंट करते हैं, तो उनसे यही निवेदन है कि आप पूरा वीडियो देखें। उसके बाद आपको जरूर आपका हर एक क्वेश्चन जो डाउट में था वो क्लियर हो जाएगा। तो आप सभी जानते हैं कि करीब 51-52 हज़ार छात्रों ने ये परीक्षा दी यूके ट्रिपल एस सी फॉरेस्टर की। फॉरेस्टर अच्छी जॉब है, सारा आप जानते हैं इसके बारे में। 2800 पे ग्रेड है, 35 हज़ार के आसपास सैलरी होगी। इसके बाद इसकी 2 साल की ट्रेनिंग होती है। शुरू का 1 साल आपका सिखाया था, 1 साल का जंगल के अंदर ट्रेनिंग होती है, तो 2 साल की ट्रेनिंग आपकी जंगल में ही है ऑलमोस्ट। और सैलरी भी अच्छी खासी है, सारी चीज़ें हैं। अब एक चीज सबसे पहले फिजिकल से रिलेटेड बताना चाहूंगा, पूरा डिटेल्ड में बताऊंगा, नॉर्मलाइजेशन बताऊंगा, इजी शिफ्ट, हार्ड शिफ्ट और रो मार्क्स आंसर की सब बताऊंगा। अब ध्यान से सुनिएगा। फिजिकल से रिलेटेड क्वेश्चनों के वो जो क्वेश्चनों का ढेर लगा हुआ है, छात्र पता है क्या पूछते हैं कि फिजिकल इसका बहुत इजी है। जो फॉरेस्ट गार्ड वाले, कुछ फॉरेस्ट गार्ड के जो बच्चे हैं जो फिजिकल देकर आ रहे हैं, उनका हो रहा है फिजिकल, एक बुरी तरीके से छात्रों ने, मतलब क्या कहूँ कि ये बात फैला दी है कि 4 घंटे में 25 किलोमीटर इम्पॉसिबल है, और गर्ल्स के लिए भी 14 किलोमीटर 4 घंटे में इम्पॉसिबल है। मुझे समझ में नहीं आता ऐसे प्राणी आते कहाँ से हैं पृथ्वी पर। इम्पॉसिबल कह देते हैं या फिर कह देते हैं कि होगा ही नहीं, या फिर ये बहुत ही बड़ा टास्क है, और ये वो उस तरीके की बातें। उसमें से एक लड़का बेहोश भी हो गया था, उससे थोड़ी दिक्कत भी हो गई थी, ऐसा भी कुछ रहा है। ठीक है, वो सारी चीजें भी हैं, वो फैक्टर भी हैं, लेकिन इसका फिजिकल किस तरीके से है मैं आपको बताऊंगा अभी डिटेल से। देखिए, सबसे पहली बात, जिन छात्रों ने या जो भी छात्र इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, एक तो नया खून है, ताजा खून है, 18+ वाले हैं, ताजा खून है। सही है दोस्तों। और 18+ वालों का जो खून होता है बहुत ज्यादा एक्टिव होता है। ठीक है, बहुत तेजी से दौड़ता है वो बॉडी के अंदर, और जो इम्यूनिटी पावर होती है उनके अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है 18+ वालों की। ठीक है दोस्तों। अब 30+ वालों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, 18+ वालों की बात कर रहा हूँ। 30+ में हाल ही इम्यूनिटी थोड़ी कम हो जाती है, वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन 18+ में बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना जवानी चढ़ती है, तो जवानी का जो खून होता है बहुत ज़्यादा गर्म होता है दोस्तों। आपको मेरी ये बातें थोड़ी सी अजीब लग सकती हैं, लेकिन ये सच बात है। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहली बात, 4 घंटे 25 किलोमीटर, अगर 4 से मैं 25 किलोमीटर को डिवाइड करता हूँ तो 6.25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड निकलती है, यानी 1 घंटे में आपको 6 सवा 6 किलोमीटर की स्पीड से चलना है। ठीक है। अब एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। जो छात्र, इतना तो जानते होंगे, कांवड़ कांवड़ की यात्रा, जो शंकर भगवान के लिए जो आपका शिवरात्रि से में जो हम हरिद्वार से जल लाते हैं, या सावन की यात्रा जो करते हैं, उसमें जनरली मैं यहाँ काशीपुर में रहता हूँ, तो यहाँ से हरिद्वार करीब 150-160 किलोमीटर के आसपास है। तो वहाँ से काशीपुर से, हाँ, ये हरिद्वार से काशीपुर आने में 3 दिन लगते हैं, और जो स्पीड रहती है पर डे की 50 किलोमीटर रहती है। 50 किलोमीटर, और एक एवरेज की। और जो थोड़ा सा बेचारे हेल्थ इशू होता है या थोड़ी प्रॉब्लम में रहते हैं, जिनको अस्थमा टाइप से होता है या सांस की परेशानियां जो होती हैं, वो 4 दिन में कर लेते हैं या 4.5 दिन में ऑलमोस्ट खत्म कर देते हैं। एक रो तरीके से मैं ले रहा हूँ। जनरली मैंने भी 2 बार यात्रा की है कांवड़ की, हरिद्वार से काशीपुर की, और मैं 150 किलोमीटर 3 दिन में आया हूँ। 50 किलोमीटर पर डे का मेरा डेली का था। ठीक है दोस्तों। उसमें मैं जो स्पीड आराम से चलता था, मैं 1 घंटे में 4 से 5 किलोमीटर बिल्कुल रिलैक्स होकर के चलता था। 4 से 5 घंटे रिलैक्स होकर के चलता था, बिल्कुल ही आराम से। अगर मैं कहूँ कि कोई भी स्टूडेंट जो एवरेज है, वो 1 घंटे में 4 किलोमीटर आराम से चल सकता है। ठीक है। अगर उसने बिल्कुल ही नहीं चला है, बिल्कुल ही वो क्या कहते हैं, एक्टिव नहीं है, डोरमेंट टाइप से, मतलब नहीं है, तो वो सारी चीज़ें देखिए, एक्टिव नहीं है, इनएक्टिव है, तो इनएक्टिव के सेंस में कि वो स्पोर्ट्स में भी उसकी रुचि नहीं है, उसने आज तक कोई फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं की है, तो उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, थोड़ा मुश्किल हो सकता है। और इसके लिए भी एक रूल है गोल्डन। जो छात्र बेहोश हुआ था ना फॉरेस्ट गार्ड में, और जो भी छात्र बेहोश हुए जो परेशानी में आए, उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक पता क्या थी?
जो अभी मैं थोड़ा सा अपनी बात काट के आपसे कहता हूँ कि उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक थी कि वो रैट रेस होती ना, भेड़ चाल। रैट रेस समझेंगे कि चूहों की चाल नहीं, हम रैट रेस एक तरीके से मुहावरा है, इडियम है, फ्रेजेस तौर पे इसका इस्तेमाल करते हैं। तो रैट रेस का मतलब है भेड़ चाल, जो सब चल रहे हैं ना, तो हमें भी वही चलनी होती है। तो वहाँ सब दौड़ रहे थे, तो वो भी उनमें से दौड़ने लग गया। दौड़ने का मतलब है थोड़ा थोड़ा दौड़ रहे थे। आपको 25 किलोमीटर की रेस में दौड़ना नहीं है दोस्तों, आपको चलना है। चलना है। और शुरू में आपका उसका कॉन्सेप्ट पता है क्या रहना चाहिए? आप शुरुआत में थोड़ा तेजी से चलें, जिससे कि आप शुरू के 10 किलोमीटर थोड़ा तेजी से, मतलब चलना है, पर चलना थोड़ा तेजी से है। जैसा आपने देखा होगा ना, आपके मोहल्ले में आस पड़ोस में कुछ लोग होंगे जो बहुत तेज चलते हैं। आंटी से कहते हो आंटी थोड़ा आराम से चला करो ना, अंकल थोड़ा आराम से चलो, भैया थोड़ा आराम से चलो ना। कुछ लोग तेज चलने की आदत होती है। तो आपको वही तेज स्पीड से स्टार्टिंग के 10 किलोमीटर चलना है। उसके बाद फिर अपनी स्पीड वही 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 4 किलोमीटर पर आवर के आसपास लानी है। फिर उसका जो लास्ट के आपके 4-5 किलोमीटर है, फिर वो आपको फिर वो स्पीड से मेंटेन करना है। तो आपका इजिली 3.5 घंटे, 3 घंटे 45 मिनट में आपकी पूरी रेस खत्म हो जाएगी। पर आपको उस रेड रेस का हिस्सा नहीं बनना, आपको दौड़ना नहीं है शुरू में। आप मेरी बात अच्छे से समझ ले, जो बच्चा ये गलती करेगा, दौड़ गया शुरुआत में ही, तो और जिसका फिजिकल अच्छा नहीं है, तो उससे रेस पूरी नहीं होगी। लेकिन जो आराम से स्टार्टिंग से बस तेज तेज चलना है, चले, फिर बीच में रिलैक्स करे 2-4 किलोमीटर, फिर तेज चले, फिर रिलैक्स करें, फिर 2-4 किलोमीटर चले तेज तेज, यानी कि स्टार्टिंग में वो 7 किलोमीटर की स्पीड से भी चल सकता है तेज तेज, चल सकता है इजीली 7 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से भी तेज तेज। लेकिन उसे मेंटेन करनी है 6.25 की। तो अगर वो 5 चला, कभी 7 चला, तो इस तरीके से उसका एवरेज निकल करके वही आ जाएगा। ठीक है दोस्तों? तो ये ना करें कि आप भागना शुरू कर दें। जो बेहोश हुए, जितने भी बेहोश हुए ना, जिन्हें दिक्कत हुई है, वो दौड़ने वाले थे। तो अब मैं बता रहा था, तो इस तरीके से बातें चल रही हैं दौड़ने में। तो फिजिकल इसका इजीली है। डेट आएगी, 1 महीने आएगा, 1 महीने में आपको करना क्या है? कुछ नहीं करना। आपके आसपास जो भी पार्क हो, जो भी आस पड़ोस का माहौल हो, वहां पर आप क्या करें, जनरली जाएं और अपना जा करके, कुछ नहीं, सुबह शाम का, दोपहर का भी ऐसा नहीं कि रूटीन की, क्योंकि वो दोपहर में भी दौड़ा सकते हैं, कभी भी दौड़ा सकते हैं, कोई मैटर नहीं करेगा, आपको चलना है। आप छाता लेके चल लो, वहाँ कोई मना नहीं है। आप छाता लेके चल सकते हो, आप हेडफोन लगा लो, आप कुछ भी कर लो, ऐसा कोई मना नहीं कर रहे। एक ट्रैकिंग डिवाइस पैर में लगा देते हैं, फिर आपको चलना रहता है, आप देख पा रहे होंगे। ठीक है दोस्तों? तो कोई इतना बड़ा टास्क नहीं है। अपना दोस्त है, आप जो अपने वहाँ जाओगे, दोस्त बन जाएंगे जनरली, जो रेस में आएंगे, तो उनके साथ आप जनरली चल पाओगे इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो धीरे धीरे आप उनके साथ जनरली बातचीत करें, बात करते करते रास्ते का वैसे ही पता नहीं चलता। पर ये गलती मत करना, दौड़ा दाड़ी मत करना शुरू, पहले बता दे रहा हूँ, क्योंकि 25 किलोमीटर बहुत बड़ा टास्क है। अगर जो बच्चा दौड़ गया, उसके बस की बात नहीं है। फिर तो जिसका फिजिकल अच्छा है, जो दौड़ भाग कर लेता है, वही निकाल पाएगा। और जो पहली बात कर रहा है, पहली बार कोशिश करने वाले जो है, वो टपक जाएंगे, बेहोश हो जाएंगे, या फिर उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ जाए। ये मेरी बात जो ध्यान रखेगा, सक्सेसफुल हो जाएगा, उसकी निकल जाएगी रेस। और जो नहीं मानेगा, वो देख लेना, वहीं हॉस्पिटल में भर्ती मिलेगा, जो दौड़ेगा। मेरी बात गलत भी लग सकती है, अगर गलत लगेगी तो आप मुझे बताएं। मैंने ये बिल्कुल वो रीज़न दिया है क्योंकि प्रैक्टिकली मैं खुद 2 बार कांवड़ की यात्रा कर चुका हूँ, और जो लोग आते हैं, जो मेरे साथ वाले होते हैं, उनका ही मुझे हाल पता है कि वो किस तरीके से है। तो एक्सपीरियंस है, इसलिए मैंने आपको बताया। अब मैं आपको बता रहा था कि नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन की बात पाए जाते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन 18 शिफ्टों में एग्ज़ाम हुआ, और जिसमें सुबह और शाम की शिफ्ट रही। 18 शिफ्टों में से कौन सी हार्ड रही, कौन सी इजी रही शिफ्ट? कुछ छात्रों के जो कमेंट आए, वो 25 की सेकंड शिफ्ट को बता रहे हैं, तो कुछ 23 की फर्स्ट शिफ्ट को बता रहे हैं, कुछ 22 की सेकंड शिफ्ट को बता रहे हैं, तो कुछ 20 की फर्स्ट शिफ्ट को बता रहे हैं। और जो 16-17 वाले हैं, वो तो बेचारे यही कह रहे हैं, तो हमें तो पता ही नहीं था हमारा क्या होगा, हमें तो सडन सरप्राइज मिला। सही बात की है, उन्हें तो सरप्राइज मिला। लेकिन जो पेपर उन्हें 16 वालों को, 17 वालों को मिला, वो उसमें एनसीईआरटी का वेटेज ज़्यादा था, और वहाँ से 30% आउटर था, मतलब कि ज्योग्राफी, आपका एनवायरनमेंट, वो सब। समझ रहे हैं मेरी बात? फिर बाद में ये वेटेज जो एनसीईआरटी का था, 50 हुआ, 45 हुआ, 40 तक पहुंचा। फिर 10 10 12 के क्वेश्चन भी बढ़ते चले गए। फिर आपका ज्योग्राफी भी बढ़ती चली गई, फिर आपका बायोडाइवर्सिटी और नेशनल पार्क, ये सब चीज़ें भी, और रामसर साइट, ये भी बढ़ती चली गई। तो ऑलमोस्ट पेपर का लेवल मॉडरेट टू डिफिकल्टी रहा है। मॉडरेट से नीचे पेपर इजी में तो कभी गया ही नहीं दोस्तों। इजी तो पेपर गया ही नहीं। कोई कहे ना कि हमारा इजी था, तो इजी तो कोई खैर कोई कहेगा ही नहीं। तो इजी तो गया ही नहीं, सबका मॉडरेट डिफिकल्ट, मॉडरेट डिफिकल्ट, मॉडरेट डिफिकल्ट, यही रहा है। ठीक है? अब
आपके कुछ के क्वेश्चन आएंगे कि सर ये बताओ हमारी ये शिफ्ट थी, ये डिफिकल्ट थी या हार्ड थी। तो को कल शाम या कल सुबह ही या कल दोपहर तक आपकी आंसर की अपलोड हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, आंसर की अपलोड होने के बाद नॉर्मलाइजेशन में आपको बताऊंगा किस तरीके से होगा। देखो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, थोड़ा मैं निकाल लेता हूँ एक कॉपी, डायरी ले लेता हूँ, इससे आपको मैं समझाऊंगा, लास्ट में आपको फिर बताता हूँ। देखो सबसे पहली चीज, 18 शिफ्टों में ये एग्जाम हुआ। 18 शिफ्टों में करीब 52,000 छात्रों ने ये एग्जाम दिया है। 52,000 छात्रों ने 18 शिफ्टों में एग्जाम हुआ। हर शिफ्ट में करीब 4,000 4,500 छात्र थे। भले ही उनमें से कम ने दिया, क्योंकि 52,000 तभी होते हैं क्योंकि 84,000 का एडमिट कार्ड जारी किया गया था, 84,000 का, उसमें से 52,000 ने दिया। और हर एक शिफ्ट में कितने बैठ रहे थे? 4-4,500 बच्चे बैठ रहे थे। ठीक है, अब नॉर्मलाइजेशन किस आधार पर होगा वो आपको समझाने से पहले छोटा सा रिवाइंड करना चाहूंगा। आपके जो रो मार्क्स हैं, जनरली एक रो मार्क्स कैलकुलेशन कैसे होती है वो मैं बता देता हूँ। 100 क्वेश्चन थे, 100 मार्क्स के थे, 1/4 निगेटिव मार्किंग थी, यानी 0.25 कट हो जाती है अगर एक क्वेश्चन गलत होता तो। यानी कि अगर 4 का सवाल गलत तो 1 नंबर उड़ गया। समझ गए? अब एक जनरल आइडिया लेता हूँ। किसी छात्र ने 85 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, उसमें से उसके 65 तो करेक्ट हैं लेकिन 20 गलत हुए। तो 20 गलत हुए यानी कि एक क्वेश्चन गलत होने पर 0.25 और 4 क्वेश्चन गलत होने पर 1 नंबर उड़ा। यानी कि 4 से जो भी क्वेश्चन गलत हुए उनको डिवाइड कर देना है। तो 20 क्वेश्चन गलत हुए तो 4 से डिवाइड करेंगे, 4 पंजे 20, 4 5 जा 20, तो 5 नंबर आपके माइनस होंगे। तो 65 नंबर जो आ रहे थे पहले, उसमें से 5 और माइनस किए तो 60 आपका ये हुआ रो स्कोर। ये हुआ आपका रो स्कोर। इस तरीके से आपको कैलकुलेट करने हैं। ठीक है दोस्तों, ये कैलकुलेशन आपकी रो स्कोर की है। अब रो स्कोर मैंने क्यों बताया नॉर्मलाइजेशन से पहले से, अब मैं बताता हूँ। जनरली हर एक शिफ्ट में जो बच्चे थे 4 से 4,500 बच्चे थे। ठीक है, अब हर एक शिफ्ट का एवरेज कैलकुलेट होता है। एवरेज कैलकुलेशन होती है कि कितना, कुछ छात्र तो ऐसे होंगे जिनका 30% रिजल्ट होगा, किसी का 40% होगा, किसी का 80% होगा, किसी का 70% होगा, किसी का 60, किसी का 50। तो उस सब का एवरेज लेंगे उनके मार्क्स का। मान लिया किसी छात्र के 70 आए, रो मार्क्स का बता रहा हूँ, रो मार्क्स का एवरेज लिया जाता है। तो देखिए किसी छात्र के 60 आए, किसी के 70 आए, किसी के 80 आए, एक तरीके से ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से, ये ग्राफ। तो किसी छात्र के मान लिया 50 आए, किसी के 55, किसी के 57, किसी का 68, किसी का, तो उस सब का एक एवरेज निकाला जाएगा शिफ्ट का। मैं 16 की फर्स्ट शिफ्ट ले लेता हूँ, तो उस शिफ्ट का एनालाइज हुआ, उसमें जो एवरेज स्कोर आएगा। अब कभी भी नॉर्मलाइजेशन इस बात पे निर्भर नहीं करता है कि किसी छात्र के बहुत ही कम आए हैं या किसी छात्र के बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एक एवरेज स्कोर लिया जाता है पूरी ही शिफ्ट का। यानी कहने का मतलब ये है कि वो शिफ्ट जो कि उसमें से भले ही वो कितनी भी डिफिकल्ट रही हो, पर उसमें से कुछ बच्चे होंगे, 2-4 प्राणी जो मैंने कहा था विलुप्ति की कगार पर प्राणी होते हैं, जिनका स्कोर 80 प्लस या 70 प्लस, 75 प्लस या 90 प्लस जो भी बताते हैं, तो वो मतलब बहुत ही रेयर होते हैं। तो ऐसे बच्चे जितने होते हैं उनके बेस पर कट ऑफ निर्धारित नहीं की जाती है, क्योंकि वो बहुत कम होते हैं। क्योंकि स्टार्टिंग में अगर कोई फिजिकल वाली परीक्षा होती है तो उसके लिए हमेशा जो कट ऑफ मेजर होती है वो उसकी मेजोरिटी पे होती है, जहाँ पे स्टूडेंट सबसे ज़्यादा अपना इकट्ठा हो जाते हैं, गुच्छा बना लेते हैं। तो अब मैंने बताया एक एवरेज स्कोर लेके आएंगे, एक एवरेज स्कोर लेके आए वो। अब 16 की शिफ्ट में मान लिया सभी बच्चों का जो 4,500 थे उनका जो एवरेज स्कोर हुआ 55 हुआ या 60 हुआ, 60 नंबर एवरेज स्कोर रहा। ठीक है दोस्तों, 4,500 बच्चों का। ऐसे ही 16 की सेकंड शिफ्ट में हुआ, उसका हुआ 65, फिर उससे अगली वाली हुआ, उसका हुआ 60, तो उस फिर अगली 17 में हुआ, 18 में हुआ, 19 में हुआ, उनका भी 60%। मान लिया 2 दिन की शिफ्ट कोई भी ले लेते हैं, अल्टरनेट में ऐसे ले लेता हूँ, रैंडमली सिलेक्ट कर लेता हूँ। रैंडमली सिलेक्ट करता हूँ मैं 20 और 25 की डेट का कि इनका डिफिकल्ट रहा, इनका एवरेज स्कोर रहा 55-55। तो अब जो जितनी शिफ्टें थी उसके कंपेयर में देखा गया, उन जो सारी शिफ्टें हुई हैं उनके कंपेयर में ये वाली शिफ्टें थी बहुत नीचे चली गई, इनका एवरेज बहुत ही नीचे चला गया। तो यानी कि ये शिफ्टें जो कंसिडर की जाएंगी जो सबसे नीचे वाली थी, जिनका एवरेज स्कोर सबसे नीचे आया, उनका जो नॉर्मलाइजेशन में स्कोर है सबसे ज़्यादा बढ़ेगा। अब आपको समझ में आया? और उसी शिफ्ट में सबसे ज़्यादा हार्ड शिफ्ट माना जाएगा उसी शिफ्ट को। इसीलिए मैंने आपको जो रो मार्क्स पूछे गए हैं सभी से, इसीलिए क्योंकि हर एक शिफ्ट का पता चलेगा, तभी बता पाएगा कोई कि कौन सी हार्ड थी कौन सी ईजी थी। तो
एवरेज स्कोर जब हम काउंट करेंगे कि मान लिया हमने सभी शिफ्टों का एवरेज स्कोर देखा और उससे जो 2 शिफ्टें बताई मैंने 20 और 25 वाली मॉर्निंग वाली ले ली और नीचे का जो उनका स्कोर था 55 था सभी का, और जो बाकी सारी शिफ्टें थी किसी का 60 था, किसी का 65 था, किसी का 60 था, किसी का 65 था, यानी 5 नंबर फालतू ही थे सबके। यानी 5 नंबर का जो डिफरेंस है वो किसे मिले, 5 नंबर का जो एडवांटेज है वो उसके पास है 20 और 25 वालों को, क्योंकि वो हार्ड शिफ्ट में है, क्योंकि एवरेज स्कोर उसका उतना रखा है। तो मेरी बात समझ गए होंगे कि हार्ड शिफ्ट कैसे कंसिडर की जाएगी और इजी, अब इजी के लिए पूछा जाए, जिस जिस शिफ्ट का जो एवरेज स्कोर है सबसे ज्यादा होगा, मान लिया एवरेज स्कोर था 4.5 बच्चों का 70, तो वो ईजी में आ जाएगी, और जो मिड में आएगी यानी वो 60 था, और जो 55 पर थी वो हार्ड शिफ्ट में एवरेज उसका माना जाएगा, यानी 55 वाले के नंबर सबसे ज्यादा बढ़ेंगे, फिर 60 वाले के बढ़ेंगे, और जो ईजी वाला है उसके नंबर 1-2, या फिर मान लिया वो हो सकता है कॉन्स्टेंट रहे या स्टेबल हो जाए, या फिर 1-2 नंबर उसके कम भी हो सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट होता है नॉर्मलाइजेशन का। ठीक है, आप समझ में आ गया आपको कि सभी को इक्वली दिखा जाएगा। सही है, हर एक शिफ्ट का। तो 18 शिफ्टें हैं, 18 शिफ्ट का इस तरीके से होगा, और उससे ग्राफ ड्रॉ हो जाता है जनरली। ग्राफ ड्रॉ करके उससे हम पता कर पाते हैं कि जनरली जब शिफ्ट में आप प्रॉपर डेटा, हमारे पास तो है नहीं, वो आयोग के पास होगा, यूके ट्रिपल एस के पास, क्योंकि हमारा सारा डेटा पहुंच चुका है ऑलरेडी। तो उन्होंने ग्राफ ड्रॉ होगा, वहां से देखेंगे कि ये है, बाकी उस डेटा को वहां से फिल करेंगे उनका जो भी है, और वहां से निकालेंगे, फिर सबका जो डिफिकल्ट होगा उसमें सबसे ज्यादा नॉर्मलाइजेशन करके स्कोर आएगा, जिसका मीडियम है उसमें कम होगा, और जो इजी वाला है हो सकता है वो कांस्टेंट रहे या 1-2 नंबर घट जाए। तो ये कॉन्सेप्ट होता है आपका नॉर्मलाइजेशन का। अब आपको कहीं डाउट नहीं होने वाला। अब जो मैंने आपसे स्कोर पूछा था रो स्कोर, वो इसी के आधार पर, क्योंकि आप रो स्कोर बता पाएंगे तभी मैं आपको बता पाऊंगा कि आपका जो जितना भी है क्या बोलते हैं कि किस शिफ्ट में हार्ड किस में इजी रहा। हालांकि मैंने अपने वीडियो बनाया है चैनल पे, उसमें आप देख पाएंगे। उसमें आप क्या देख पाएंगे कि मैंने कट ऑफ बताई है कि कट ऑफ कैसी रहने वाली है, क्या रहने वाली है, और कट ऑफ में बच्चों का कैसा स्कोर रहेगा, और पेपर का एनालिसिस कंप्लीट तरीके से किया है उस वीडियो में। 40 मिनट की वीडियो हालांकि बड़ी है, पर आप देखेंगे तो कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये चीजें मैंने आपके सामने क्लियर कर दी। अब मैं 20 की शिफ्ट के क्वेश्चन आंसर हैं वो आपके सामने रखने जा रहा हूँ। मेरे पास मेरी शिफ्ट थी 20 की फर्स्ट मॉर्निंग शिफ्ट थी। उसमें जो मेरा पेपर आया था मैं आपके सामने दिखाया जा रहा हूँ। 90 क्वेश्चन जो मेरे साथ वाले थे और जो मुझे लन थे, तो मैंने उनके साथ डिस्कशन करके रखे हैं, तो मैं आपके सामने दिखाने जा रहा हूँ। तो आप अपने 20 की जो शिफ्ट है उसमें अपने जो आंसर है वो मैच कर लें, और क्वेश्चन जो है आप बता दें कि ये थे कि नहीं थे, क्योंकि मेरी खुद की शिफ्ट थी, मुझे जितना याद हो पाया और जो मेरे साथ वालों को मैं आपके साथ वो करके आपको बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, और ये आप आगे वीडियो शुरू हो जाएगा जिसमें मैंने अपने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। इससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि अगर कोई सिविल इंजीनियरिंग जेई या एई की प्रिपरेशन कर रहा है, या एसएससी जेई की या यूके पीएससी एई की तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए गिव अवे चल रहा है। ये सिविल इंजीनियरिंग की बुक फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला हूं मैं। अगर वीडियो पर 1000 लाइक्स आते हैं तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। ये बुक देख लीजिए, ये 575 रुपए की बुक है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा चैनल, हमारा कोचिंग सेंटर फ्री में दे रहा है। तो ये अगर कोई छात्र सिविल इंजीनियरिंग का है तो उसको ये फॉरवर्ड कर दें, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। 1000 लाइक्स हो जाएंगे तो आपके जो कमेंट है वहां से रैंडमली सिलेक्ट करके उसको गिव अवे दिया जाएगा इस बुक का। ये बहुत ही अच्छी बुक है, 4500 क्वेश्चन है इसमें, सिलेबस कंप्लीट सिलेबस है सिविल इंजीनियरिंग का। आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये बुक आपको मिल सकती है। तो वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आगे आप आगे देख लें, और उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके आएँ। कल जैसे ही आंसर की आएगी शाम को एनालिसिस आ जाएगा चैनल पर कि किसके रो मार्क्स आ रहे हैं। आप जरूर बताएं, पार्टिसिपेट करें उसमें, और उसमें बताएं कि मेरे इस शिफ्ट में रो मार्क्स इतना आ रहा है, जिससे कि मैं एक प्रॉपर 100% ऑथेंटिक वो बना सकूं कट ऑफ, जिससे कि आप प्रॉपर तरीके से समझ पाएं कि आप इस रेस में हैं भी या नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आप आगे वीडियो देखिएगा, फिर आगे आप समझेंगे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा कोचिंग क्लासेस। जैसे कि मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बता दूं कि कल 2 अगस्त है और आपका जो फॉरेस्टर एग्ज़ाम हुआ है उसकी आंसर की रिलीज़ हो जाएगी। तो ऑलमोस्ट आप सभी को अपना जो रो स्कोर है, आपने कितने मार्क्स गेन किए हैं और आपके नेगेटिव करके 1/4 करके कितने मार्क्स आ रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको कल पता चल जाएंगी। जैसा कि ये आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, तो ये मैं लाया हूँ आपका 20 जुलाई थी उसकी फर्स्ट शिफ्ट के जो पेपर हैं, वो फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर है उसका, जैसा कि जो मेरा भी एग्जाम हुआ था तो उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे वो मैं आपके लिए लाया हूँ। तो देखिए, पहला मतलब जो मैंने क्वेश्चन है जो याद आते गए उस तरीके से मैंने लिख लिए हैं। जैसे कि गैस रिलीज CO2, जैसा कि इसमें क्वेश्चन रिलेटेड था। जैसे कि देखिए, मैं ऐसा तो आपको कह नहीं सकता ना
कि भाई ये क्वेश्चन क्या है, पर ये क्वेश्चन गैस जो इसमें रिलीज़ होती है CO2 रिलीज़ होती है, और इसमें क्वेश्चन रिलेटेड था कि जो कार्बोनेट होते हैं, मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन जब हम डाइल्यूट एसिड से कराते हैं तो कौन सी गैस रिलीज़ होती है या क्या रिलीज़ होता है, तो CO2 रिलीज़ होती है। इस टाइप से क्वेश्चन था। तो दो क्वेश्चन थे आपके न्यूमेरिकल से, एक था आपका जो फोर्स वाले चैप्टर से रिलेटेड, और एक था आपका इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड। तो दो न्यूमेरिकल थे, एक का आंसर था गैलीलियो, फिर अगले वाले का एम्पियर, फिर मरकैप्टन, फिर पॉलीमर, रेडियल सिमेट्री, सोलर कुकर, गार्ड सेल्स। जनरली ये क्वेश्चन आपको याद आ जाएंगे जैसे मैं दिखाता जा रहा हूँ, ठीक है। मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर से रिलेटेड, एसिड वेज से रिलेटेड, फेराडे का कि कौन सा इसमें नियम लगता है, तो फेराडे का था। एजिटो वेक्टर से रिलेटेड आया था, 1 किलोवाट किसके इक्विवेलेंट होता है, तो वो आया था। कि स्पीड ऑफ लाइट को किस में मेजर करते हैं, तो मीटर पर सेकेंड। सोयल से रिलेटेड आया था जिसका एल्यूविलियल आंसर था। तो वाटर हार्वेस्टिंग कौन सी कहाँ पे होती है, जनरली जैसे खादिन पूछी गई थी और ताल पूछी गई थी, तो ऐसी बायोस्फीयर हॉटस्पॉट जनरली वो पूछा गया था, ठीक है। नंदा देवी कहाँ पर है, हीराकुंड सबसे मतलब कि जो आपका बड़ा है, लार्जेस्ट है। रामसर साइट पूछी गई थी, पोल्यूशन एक्ट पूछा गया था, और आपका ये 1987 जो है ये आपसे पूछा गया था, ये क्या था, ये आपका था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो था वो। और ये WW जो देहरादून फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है कहाँ पर है, पंपास ग्रासलैंड, डेल्टा यू वाला था। एस्केप इसकी स्पीड ये वाला था, कैपलर लो से था। हुक से रिलेटेड था, हुक लो। ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर, डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो पूछी गई थी। टोटल एनर्जी जीरो ऑफ सैटेलाइट ये पूछा गया था। क्रोमोप्लास्ट और ऑप्रिन, हेल्डेन, विर्चो, ग्रीन एल्गी। तो जैसे मैं कि आपको दिखा रहा हूँ, आप चेक भी कर सकते हैं। ईस्ट इज फंगी और फंगी एंजाइम एक्शन V=V1+V2 इससे रिलेटेड क्वेश्चन था। फ्रिक्शन मैक्सिमम लिमिट क्रॉस होने पे मूवमेंट हो जाएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्योंकि कहाँ पे सेंटर्ड होता है। वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी, यह है वाटर और न्यूक्लियर फ्यूजन। ग्रुप 15 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इससे क्वेश्चन था। और ये कार्बोहाइड्रेट में कंपोनेंट क्या होते हैं, एंडीज मॉस्किटो, और फिर इंटरफेरॉन एंजाइम वायरस इन्फेक्टेड सेल, टोन, रिवरवेशन, गिल्स, नैप्थलीन वॉल्स यूज़ किस में होती हैं, सोनरस क्वालिटी वेज्ड वेल ETC इससे रिलेटेड था। ये था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन था। मैग्नेटिक प्लाज्मा से रिलेटेड क्वेश्चन था। सरफेस टेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन था। एस्पिरिन, मतलब ये आंसर लिख रखे हैं डायरेक्ट ही, एस्पिरिन कॉमन नेम। आयोडोफॉर्म रिएक्शन, आयोडीन फॉर थायरॉयड ग्लैंड के लिए। चिपको मूवमेंट जनरली कहाँ से स्टार्ट हुआ और कौन थे इसके वो, तो जनरली उससे रिलेटेड था। मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी, मैक्सिमम ड्रॉथ एरिया, फर्स्ट प्रिज्म बाय न्यूटन, ये मैंडलीव एंड एटॉमिक मास, एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव्स डिक्रीज, प्लांट आर फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, स्पेक्ट्रम फॉर्मेशन, सिनेवार जनरली की सिनेवार क्या होता है कि उससे पारे से रिलेटेड था। डिकम्पोजर्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन एटॉमिक नंबर, फर्स्ट प्रोफेज इन माइटोसिस में होता है, तो ये प्रोफेज होता है उसमें जनरली माइटोसिस में। तो ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट यूज्ड इन अर्जेंटाइट। देखिए जी, मैंने यहाँ पे 75 तक हैं, मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट कवर कर लिए हैं। अब आगे मैं 15 क्वेश्चन और हैं, 14-15 यानी 90 के आसपास ये क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूँ जिनके आंसर हैं। ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट यूज्ड इन अर्जेंटाइट, ग्लैंड टिश्यू, पोलर सैटेलाइट, और ये इलेक्ट्रोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन, सिलिकॉन इन सोलर सेल, फॉरेस्ट ऑफ साउथ, वेंजीन, तत्ता पानी, बॉडी सेंटर, ट्राइगोनल कैन बी कोल्ड, और ये कम्प्लीटली इनलास्टिक और स्टेयर फार्मिंग। तो ये देखिए, ये क्वेश्चन 20 की शिफ्ट में आपसे पूछे गए थे, तो ये मैंने आपको दिखा दिए हैं। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ कि जो आपका नॉर्मलाइजेशन है किस टाइप से होगा, और जो मार्क्स है निगेटिव मार्क करके आपको जो रो मार्क्स आपका आएगा, आप उसमें 1/4 निगेटिव मार्किंग करके अपना रो मार्क्स आपको शेयर करना है। उससे फिर एक हम जो फाइनल कट ऑफ है उसको एनालिसिस करेंगे। तो जो हम आगे अब देखेंगे कि जो आपका नॉर्मलाइजेशन है किस तरीके से होगा, वो मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ।